नमस्कार, 2 बजे की 5 बड़ी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। सबसे पहली बड़ी खबर आपको बताएंगे कर्नाटक के बेलगावी से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा के दौरान राहुल गांधी पर उन्होंने निशाना साधा। दूसरी खबर हैदराबाद से है, जहां बीजेपी और कांग्रेस में आरक्षण पर जुबानी जंग के बीच मोहन भागवत ने कहा है कि हम हमेशा आरक्षण के समर्थन में हैं। तीसरी खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर लवली ने इस्तीफा दिया है। चौथी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां संदेश खाली को लेकर मचे बवाल पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान सामने आया है। पांचवी और आखिरी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां महादेव बैटिंग ऐप केस में एक्टर साहिल खान को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चलिए तो पहली बड़ी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। कर्नाटक के बेलगाम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को हमारे राजा महाराजाओं के योगदान याद नहीं आए। यह वोट बैंक की राजनीति के लिए है। राजा महाराजाओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं और नवाबों, बादशाहों और सुल्तानों के खिलाफ एक शब्द बोलने की ताकत नहीं है। वहीं आक्रमणकारी मुगलों को लेकर भी कहा कि मुगलों की चर्चा करते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, अपवित्र किया। कांग्रेस औरंगजेब की गुणगान करने वाली पार्टियों के साथ खुशी से गठबंधन करती है। ये भूल गए जिन्होंने हमारे तीर्थों को तहस नहस किया, लूटपाट किया, गौ हत्याएं की। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी राहुल झा। राहुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभाओं में लगातार कांग्रेस को घेर रहे हैं, लेकिन अब पहले बात मंगलसूत्र तक थी, लेकिन अब फिर से जो बात है वो पुराने जमाने पहुंच गई है, मुगलों को लेकर पहुंच गई है। उसको लेकर लगातार कांग्रेस पर फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरोप लगा रहे हैं। वो रैली के अंदर उन्होंने साफ साफ कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है उनको औरंगजेब का अत्याचार याद नहीं आता। जब औरंगजेब जो है मंदिर तोड़े जा रहे थे तब ये अत्याचार याद नहीं आता, लेकिन उन्होंने एक पलटवार किया। जो कांग्रेस के राहुल गांधी ने उस बयान पर पलटवार किया जिसमें राहुल गांधी ने साफ कहा था कि राजा महाराजा पहले की जमीन हड़पते थे, अत्याचार करते थे, अत्याचारी होते थे। उन्होंने इसको छत्रपति शिवाजी महाराज और कितूर की रानी चेन्नम्मा को अपमानित बताया था। मोदी जी ने ये चीजें की। हेलो, आप सुन पा रहे हैं? जी राहुल, बोलिए आप। जी देखिए, मोदी जी ने साफ साफ कहा कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज और कितूर की रानी चेन्नम्मा का अपमान है और कांग्रेस पार्टी अपने हित के लिए सोचती है, बल्कि देश हित के लिए नहीं सोचती है। इतना बड़ा आरोप जो है मोदी जी ने लगाया कांग्रेस पार्टी के ऊपर। बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही थी और जो इंडियन ओवरसीज के कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा, उनकी तरफ से विरासत टैक्स पर चर्चा करने की बात सामने आ रही थी, क्या उसी से जोड़कर जो राहुल गांधी ने कहा कि पहले राजा महाराजा जमीन हड़पते थे, लेकिन इसको लेकर यहां पर नरेंद्र मोदी ने फिर से आरोप लगाया। तो भले राजा महाराजाओं की बात हो रही है, मुगलों की बात हो रही है, नवाबों की बात हो रही है, लेकिन मुद्दा वही है, कांग्रेस बार बार वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात को लेकर आ रही है। तो नरेंद्र मोदी जिस तरह से विरासत टैक्स को लेकर घेर रहे हैं कांग्रेस को, वो इसी के जरिए फिर से कांग्रेस को घेर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी बात रखी, मुझे लगता है कि सही मायने में वो बात नहीं रख पाए, क्योंकि वो कुछ राजा महाराजा को रिलेट कर रहे होंगे, उनकी बारे में बात कर रहे होंगे कि वो जमीनें हड़पते थे। लेकिन यहाँ पर बात ये आ गई कि जो जहाँ पर उन्होंने बात की थी वहां पर देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज और कितूर की रानी चेन्नम्मा, इस तरीके से इतने महान महान लोग भी यहाँ पर हमारे देश में आए और भारतीय जनता पार्टी ने इसको आड़े हाथ लिया। इस चीज को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सबसे ज्यादा अपमान है, जिस भूमि पे इतने महान महान शासक रहे, महान महान लोग भी रहे थे, रानी रहे, महाराजा रहे, उनको कहीं ना कहीं अपमान किया गया है कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल, जिस तरह से एक तरफ कांग्रेस आरोप लगाती है बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी कम्युनलाइज करने की बात करती है और यहां पर हम सेक्युलर की बात करते हैं, लेकिन अगर देखें कांग्रेस की तरफ से जनसभाओं में सिर्फ एक ही समाज, खासकर जो हिंदू रीति रिवाजों से जो जुड़ी हुई चीजें, उसको लेकर टारगेट किया जाता है और इसी को लेकर बीजेपी को मौका मिल जाता है कांग्रेस को घेरने का। एक बार फिर से बीजेपी को मौका मिल गया है कांग्रेस को घेरने को लेकर। भले राहुल गांधी कुछ और समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बार बार जो उनके एग्जाम्पल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी को मौका मिल जाता है कांग्रेस के हिंदू विरोधी बताने का। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से देखा गया अभी भी वो बोलना कुछ और चाहते हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं वो कुछ और बोलना चाहते हैं, लेकिन वो समझा नहीं पाते
और उसको लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिल जाता है, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। उस प्लेटफॉर्म में उनको डिफीट करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है ताकि वो जो है बता पाए। चाहे आप इसी उदाहरण की तरह ले लीजिए, राजा महाराजा के लिए कह रहे थे, कुछ एक राजा महाराजा होंगे लेकिन उन्होंने औरंगजेब को रिलेट कर दिया, मोदी जी ने औरंगजेब के लिए रिलेट कर दिया। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि उनको औरंगजेब का अत्याचार नहीं दिखता था, जिसमें मंदिर तोड़े गए थे, इतने सारे मंदिर तोड़े गए, अत्याचार हुआ था, धर्म परिवर्तन हुआ था औरंगजेब के शासनकाल में। ये वो पार्टी है जो औरंगजेब की गुणगान गाती है, इतना बड़ा आरोप लगा है बीजेपी ने कि वो पार्टी की जो औरंगजेब की गुणगान गाती है, ये पार्टी अपने हित में नहीं, देश हित में नहीं सोचती बल्कि परिवार हित में सोचती है। बिल्कुल राहुल, जिस तरह से हम देखा जब राहुल गांधी विदेश गए थे, कुछ सवालों के जवाब में जब उनसे पूछा गया था कि आपने पीएफआई से गठबंधन किया है और वो कहीं ना कहीं कम्युनल पार्टी है, इस तरह की चीजों को लेकर भी कहा गया था, लेकिन यहां पर फिर से पीएफआई को लेकर नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल घेरा है और पीएफआई की फिर से बात की। संक्षेप में राहुल, संक्षेप में। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उन्होंने बात की थी जब बाहर गए थे, और बाहर में उन्होंने साफ साफ कहा कि हम समर्थन देते हैं, करते हैं, और इस बार उन्होंने फिर से मोदी जी ने अपनी रैली में फिर से इस चीज को घेरा है, तो कहीं ना कहीं ये वीक पॉइंट है कांग्रेस को लेकर के, वीक पॉइंट। ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से राहुल गांधी की तरफ से फिर से मौका दिया और बीजेपी ने उस मुद्दे को लेकर फिर से कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए और नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को घेरा है। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें तेलंगाना से, जहां पर तेलंगाना में हैदराबाद के शैक्षणिक संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल हुए। उन्होंने कहा कि संघ शुरू से ही संविधान के मुताबिक सभी आरक्षणों का समर्थन करता रहा है, लेकिन कुछ लोग झूठे वीडियो प्रसारित कर रहे हैं। जब तक जरूरत हो आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि संघ की राय है कि जब तक जरूरत हो तब तक आरक्षण बढ़ाया जाए। संघ परिवार ने कभी भी कुछ समूहों को दिए आरक्षण का विरोध नहीं किया। पिछले साल नागपुर में कहा था कि जब तक समाज में भेदभाव है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। मोहन भागवत का बयान उस वक्त सामने आया है जब आरक्षण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग चल रही है। तो लगातार कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को घेरा जाता है और कहा जाता है कि बीजेपी की सरकार धीरे धीरे आरक्षण खत्म कर रही है, लेकिन अब यहां पर बीजेपी अग्रेसिव मोड में आ गई है और कांग्रेस को घेरती है कि आरक्षण खत्म कर देंगे। लेकिन अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी इस मुद्दे पर आ गए हैं सामने। उन्होंने कहा है कि हम कभी आरक्षण को खत्म नहीं करना चाहते और हमने कहा है कि जब तक जरूरत हो आरक्षण देना चाहिए। हमारे साथ जुड़ गए मुंबई से हमारे संवाददाता राहुल पुजारी। राहुल, देखिए आरक्षण को लेकर दोनों ही पार्टी बड़े बड़े अपने आप को हितैषी बताती है कि हम आरक्षण समर्थित है और हम आरक्षण का समर्थन करते हैं, लेकिन एक तरफ कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है, लेकिन बीजेपी लगातार, अगर आप देखेंगे दूसरे चरण के चुनाव से पहले, वहां पर लगातार मोदी ने कहा कि मेरी गारंटी आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा, और अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सामने आए, उन्होंने कहा है कि हम आरक्षण का समर्थन करते हैं, जब तक जरूरी हो तब तक आरक्षण मिलना चाहिए। राहुल, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही? चलिए, लगता है कि हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। दोबारा फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह से आरक्षण को लेकर यहां पर नरेंद्र मोदी ने भी अपने कई जनसभाओं में कहा है कि मेरी गारंटी है, मोदी की गारंटी कि आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। और अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी इस चीज को साफ किया है, क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाते रहते हैं और कांग्रेस की तरफ से यह कहा जाता है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उल्टा कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि एसटी, एससी, ओबीसी का जो आरक्षण है उसमें से मुस्लिमों को आरक्षण दिया है कांग्रेस ने, अगर हमारी सरकार बनेगी फिर से तो हम उस आरक्षण को खत्म कर देंगे और फिर से वापस एसटी, एससी, ओबीसी को यह आरक्षण दे देंगे। तो अब आरक्षण पर द्वंद्व छिड़ गया है। फिर से हमारे से जुड़ गए हमारे संवाददाता राहुल। राहुल, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर। राहुल, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेरी गारंटी है, मैं गारंटी देता हूं आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी साफ कर दिया है हम भी आरक्षण के समर्थन में, और कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस दोनों पर आरोप लगाती रही है। जी भागीरथ, जिस तरह से हैदराबाद के शैक्षिक संस्थान में जिस तरह मोहन भागवत जी ने बोला कि संविधान के और फैली है मोहन भागवत जी की आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं। मोहन भागवत जी ने जैसे हैदराबाद के शैक्षिक संस्थाओं में बोला कि ऐसा कुछ नहीं, जो ये सब अफवाहें हैं, जो भी होगी उस संविधान के दायरे में होगा। जी भागीरथ जी। बिल्कुल राहुल, आप क्या देख रहे हैं कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी आ गई बीजेपी की कि नरेंद्र मोदी को भी बोलना पड़ रहा है कि मैं गारंटी देता हूं आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा, और उसके कुछ दिन बाद अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी इसमें सफाई देनी पड़ रही है? जी देखिए, इलेक्शन का माहौल है और 2 चरणों का इलेक्शन हो चुका है और तीसरा चरण आने को है। तो इस समय अगर आरक्षण का मुद्दा उठाएगा तो कहीं ना कहीं विपक्ष को फायदा होगा, और पहले भी 1-2 बार मोहन भागवत की बात लेकर विपक्ष ने काफी फायदा उठाया था।
तो हो सकता है सीट नंबर आप चाहो तो जो पार करने की बात नरेंद्र मोदी कह रहे थे, इसलिए नरेंद्र मोदी ने ये रैली में बोला कि ये संविधान के अनुसार होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्या नाम है, इसकी मोदी की गारंटी है, आरक्षण से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। बिल्कुल। और ये मुद्दा क्या इसलिए बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी जब ये मुद्दा उठाते हैं तो स्पेशली खास तौर से कांग्रेस की तरफ से जो मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया था उसका भी विरोध करते हैं। अमित शाह भी कहते हैं, नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि हमारी सरकार फिर से बनेगी तो हम उस आरक्षण को हम फिर से खत्म कर देंगे और वो आरक्षण एसटी एससी ओबीसी में हम बांट देंगे। भाई जी, जिस इलेक्शन का माहौल है, हर कोई एक दूसरे पे आक्रमण करेगा ही करेगा। विपक्ष को एक मुद्दा चाहिए और मोहन भागवत का मुद्दा लेके विपक्ष बजाना चाहती है और ये कहना चाहिए। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में आगे बढ़ के, क्योंकि नरेंद्र मोदी की बात गारंटी कही जाती है कि जो उन्होंने बोला वो गारंटी है, तो उसी को लेके कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने भी रैली में ये बात को कही कि ये मेरी गारंटी है, ऐसा कुछ नहीं होगा, संविधान के अनुसार ही होगा, कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन विपक्ष को एक पुल मिल गया है जिस तरह से राहुल गांधी हमेशा कहा करते हैं कि अगर ये आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, संविधान के पूरी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान बनाया गया है उसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इस मुद्दे को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं और शायद वो जो ओबीसी लोग हैं उनको लुभाने की कोशिश की जा रही है कि ओबीसी आरक्षण खत्म कर देंगे, मुस्लिमों को आरक्षण ज्यादा दे देंगे। तो कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति हो रही है, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई हो। इस समय इलेक्शन का माहौल है तो इस तरह की बातें होंगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, आपने सही कहा आपने। लेकिन जिस तरह से अब देखना होगा यहाँ पर, क्योंकि ये मुद्दे एक ही हैं लेकिन मुद्दे एक ही मुद्दे के साथ दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आरक्षण को लेकर तो कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही, तो बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही कि आरक्षण खत्म कर देंगे। चलिए तीसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में लोकसभा चुनाव से ठीक 28 दिन पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर इस्तीफे की वजह बताई है। लवली ने 4 पेज की चिट्ठी खड़गे को भेजी है। इसमें उन्होंने लिखा, दिल्ली कांग्रेस इकाई उस पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठे, मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के आधार पर बनी थी। इसके बावजूद पार्टी ने दिल्ली में आपके साथ गठबंधन करने का फैसला किया। लवली दिल्ली में टिकट बंटवारे से नाराज हैं। कांग्रेस ने 31 अगस्त 2023 को उन्हें दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। लवली शीला दीक्षित की सरकार में 15 साल तक परिवहन और शिक्षा समेत कई मंत्रालय संभाल चुके हैं। दिल्ली के सिख समुदाय में उनकी अच्छी पैठ भी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही है संवाददाता तनु बालियान दिल्ली से। तनु, जिस तरह से देखिए, अरविंदर सिंह लवली कई पद संभाल चुके हैं शीला दीक्षित की सरकार में। जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए गए थे 2023 के अंत में, लेकिन बहुत ही कम समय में ये इन्होंने अपना पद छोड़ दिया है और आरोप लगा रहे हैं कि जिस पार्टी ने हमें बदनाम करने की कोशिश की और उसी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया, क्या यही वजह है या फिर अंदरूनी कुछ और खबर सामने आ रही है? जी बिल्कुल भागीरथ जी, आपको बता दूं कि जिस तरीके से अरविंद सिंह लवली ने इस्तीफा दिया है, कई सवाल जो है वो कांग्रेस पे खड़े होते हैं यहाँ पर और दिल्ली की अब तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। एक नया घमासान जो है भागीरथ जी वो छिड़ गया है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि लवली ने जो दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी भी हैं और जो दीपक बाबरिया है उनके साथ अनबन के चलते उन्होंने पद छोड़ दिया और पत्र जो उन्होंने लंबा चौड़ा पत्र लिखा है उसमें कई तरह की नाराजगी जो है वो सामने आई है। जिस तरीके से उन्होंने कहा भी है कि पत्र के जरिए उन्होंने अपना दर्द भी व्यक्त किया है और उन्होंने ये भी कहा कि इस पर विचार जो है वो करना चाहिए। साथ ही जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कन्हैया कुमार का पोस्टर वॉर जो है वो दिल्ली में छिड़ चुका है। कन्हैया कुमार की कार्यालय का जो उद्घाटन का जो पोस्टर है उस पर अब घमासान छिड़ा हुआ है। उसमें ऐसा कहना है कि जो पोस्टर है उस पर कई सीनियर नेता जो है वो नजर ही नहीं आ रही है। पार्टी के अंदर जो है वो नेताओं में काफी गुस्सा है और अब एक पोस्टर वॉर का उसने जो है वो रूप ले लिया है और सिर्फ 3 तस्वीर जो है भागीरथ जी उस पोस्टर में नजर आ रही है। सबसे बड़ी तस्वीर तो खुद कन्हैया कुमार की है। इसके अलावा पोस्टर में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की तस्वीरों को जगह मिली है। इसके अलावा पोस्टर में किसी को भी जगह नहीं मिली और किसी की भी तस्वीर जो है वो नहीं लगाई गई है। दीपक बाबरिया से लगातार अनबन चल रही है और आपके साथ कांग्रेस गठबंधन को लेकर जो बड़ी बात है वो भी उन्होंने कह दी है। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई है। और जिस तरीके से इतना घमासान चल रहा है तो फिर अभी 28 दिन के बाद दिल्ली में लोकसभा चुनाव हो जाएंगे और उसके पहले इतना घमासान कैसे, कितने आसान होगा ये? क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस से बड़े बड़े दावे करे कि दिल्ली के हम सातों के सातों लोकसभा के चुनाव है उसमें हम जीत दर्ज करेंगे, आपके साथ गठबंधन है, लेकिन उसके पहले इतना उठापटक, प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा देना कितना मुश्किल कांग्रेस के लिए?
जी बिल्कुल भागीरथ जी, जिस तरीके से अभी तस्वीरें सामने निकल के आ रही है, जिस तरीके से पोस्टर वॉर छट गया, इस्तीफा दे दिया, उससे साफ जो वो तस्वीर है वो ये दिखाई देती है कि अब जो कांग्रेस की मुश्किल है वो जो है बढ़ने वाली है। जिस तरीके से बयानबाजी सामने आ रही है कि हम तो सारी सीटें जीत जाएंगे, आपकी भी एक इमोशनल कार्ड वहां पर खेला जा रहा है दिल्ली में, लेकिन अब कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि कन्हैया कुमार का लगातार जो है वो विरोध हो रहा है। वहीं जो बीजेपी से जिनको टिकट मिला है, मनोज तिवारी, वो भी लगातार उनको बहुत कुछ कहते हैं, हमने देखा तो भी उन्होंने कहा। तो ऐसे में भाजपा जो अभी पिक्चर है उसके नजरिए से अगर देखा जाए तो काफी मुश्किलें आने वाले दिनों में कांग्रेस की बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, और गठबंधन की तमाम बातें जो कही जा रही है उस पर भी यहाँ पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या अगला स्टेप ले सकते हैं अरविंदर सिंह लवली? क्या बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? किसी तरह की बातचीत शुरू हो गई बीजेपी के साथ? जी जी बिल्कुल भागीरथ जी, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से जो तमाम नेता है, संदीप दीक्षित समेत जो कई कांग्रेस नेता है, वो अरविंदर सिंह लवली के आवास पर भी पहुंचे और उनको मनाने का सिलसिला जो है वो तैयार हो गया है। वही अरविंदर सिंह की तरफ से भी जो बयान सामने आया है कि उनमें बहुत पीड़ा है, हम उनकी पीड़ा को सुनेंगे, उन्होंने इतनी मेहनत करी है, पार्टी को खड़ा किया है, तो एक तरफ तो मनाने की कोशिश हो रही है भागीरथ जी, लेकिन दूसरी तरफ तो उसके हवाले से ये भी जानकारी है कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी के जो दिग्गज नेता है उनके संपर्क में है। तो आने वाले टाइम में पिक्चर जो है भागीरथ जी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, और जहां तक उम्मीद जताई जा रही है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि वो बीजेपी ज्वाइन भी कर सकते हैं। बिल्कुल ज्वाइन भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनको मनाने की भी कोशिश की जा रही। आपको लगता है कि अब अरविंदर सिंह लवली मान पाएंगे या मानेंगे? जी बिल्कुल भागीरथ जी, देखा इस पूरे सिनेरियो को देखा जाए तो बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से इतने तमाम उन्होंने लंबा चौड़ा पत्र लिखा और इतनी सब बातें रखी है, और बहुत पहले से वो नाराज है। हालांकि ये अंदरूनी चीजें तो सबके सामने नहीं आ रही थी, लेकिन अभी सबके सामने नाराजगी आई है, तो जदोजहद जारी है उन्हें मनाने की, लेकिन यहाँ पर चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं। बिल्कुल चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं, और देखना होगा कि क्या अगला कदम होता है अरविंदर सिंह लवली का। बहुत बहुत शुक्रिया तुमने इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए अगली बड़ी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि संदेश खाली में महिलाओं की इज्जत, आबरू और उनकी जमीनें बचाने के लिए कई जांच एजेंसियों के अधिकारियों पर घातक हमला किया गया। ममता बनर्जी ने बंगाल को क्या बना दिया है? जहां रविंद्र संगीत गुंजना चाहिए था, वहां बम पिस्तौल मिल रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से ममता बनर्जी की सरकार में टीएमसी के शाहजहां शेख संदेश खाली में महिलाओं के अस्तित्व के लिए खतरा बने हुए हैं। महिलाओं के साथ जिस तरीके का सुलूक हो रहा है, ये सच में बेहद संवेदनशील और कष्टदायी है। संदेश खाली में तलाशी के दौरान सीबीआई को 3 विदेशी रिवॉल्वर, 1 विदेशी पिस्टल, बंदूकें, गोलियां और कारतूस मिले हैं। संदेश खाली में जनता की रक्षा के लिए एनएसजी कमांडो को भी उतारना पड़ा। इसी से समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने किस तरह अराजकता फैला रखी है। चलिए अगली बड़ी खबर विस्तार से। एक्टर साहिल खान को लेकर एक बड़ी खबर है। एक्टर मुसीबत में पड़ गए हैं। मुंबई साइबर सेल की विशेष जांच टीम ने महादेव सट्टा ऐप मामले में छत्तीसगढ़ से एक्टर साहिल खान को हिरासत में लिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद साहिल को जगदलपुर से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक साहिल खान पर बैटिंग साइट महादेव ऐप चलाने और बैटिंग प्रमोट करने का आरोप है। मुंबई के माटुंगा पुलिस महादेव बैटिंग ऐप केस की जांच में साहिल खान का नाम आया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बॉम्बे हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत और गिरफ्तारी से राहत नहीं मिलने पर साहिल खान मुंबई छोड़कर फरार हो गए थे। लगभग 40 घंटे पीछा करने पर पुलिस ने साहिल को आखिरकार पकड़ लिया। साहिल खान बार बार अपना लोकेशन बदलते रहे थे। एक्टर साहिल खान अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक्सक्यूज मी फिल्म, एक्सक्यूज मी और स्टाइल जैसी फिल्मों में काम किया है। हालांकि साहिल फिल्मों में कुछ कमाल नहीं कर सके। इसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी। फिर उनकी फिटनेस जर्नी शुरू हुई और वो फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन गए। साहिल डिवाइन न्यूट्रिशन नाम की एक कंपनी चलाते हैं जो कि फिटनेस सप्लीमेंट्स बेचती है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता जयदास मानिकपुर से। जयदास, से पुलिस लगातार तलाश कर रही थी साहिल खान को, और लेकिन आखिरकार जगदलपुर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यहां पर किसी से मिलने आए थे, वो क्या करने आए थे, या फिर कोई यहां पर, क्योंकि जो महादेव बैटिंग है पे छत्तीसगढ़ में खूब छाया हुआ है, और यहां तक जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसकी आज वहां तक भी पहुंचे हुए थे, तमाम आरोप उनके ऊपर भी लगे। तो क्या सोच समझ के वो यहां पर आए थे, या फिर छुपते छुपाते वो छत्तीसगढ़ पहुंच गए थे और यहां से पुलिस ने पकड़ लिया?
जयदास, आपको मेरी आवाज आ रही हुई है? जी, जी कंटिन्यू जी कीजिए। बिल्कुल। जो साहिल खान है उसकी गिरफ्तारी को लेकर जो है कई जो बातें हैं वो सामने आई है। कहा यह जा रहा है कि वे जगदलपुर अपने निजी कार्य के वजह से जो पहुंचे हुए थे। इसके अलावा अगर बात की जाए एसआईटी के गिरफ्त में लेने की, तो एसआईटी के द्वारा गिरफ्त में लेने की, तो जो बैटिंग ऐप है उसके प्रमोशन का जो है आरोप उन पर लगा हुआ है। 12 लोगों का नाम इसमें शामिल है, जिसमें एक साहिल खान भी है। आपको यह भी बता दूं कि महादेव सट्टा है जो छत्तीसगढ़ में चुनाव के समय में भी काफी चर्चित रहा है। अभी भी इस पर जो है छत्तीसगढ़ जो शासन है कार्रवाई करवा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसमें तमाम जो बड़े लीडर्स हैं, चाहे आप ब्यूरोक्रेट्स की बात करें या कोई नेता की बात करें, उनका नाम भी इसमें शामिल किया गया है। लेकिन इस दौरान जो है साहिल खान को यहाँ से बैटिंग महादेव सट्टा ऐप के मामले में गिरफ्तार करना कहीं न कहीं प्रदेश की जो तेज हलचल हो गई है। जो महादेव सट्टा ऐप है उसकी बात जो है उसमें और हवा मिल गई है। अब आने वाले समय पर यह स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि आखिर क्या ऐसे तथ्य रहे जिनके आधार पर जो है साहिल खान को गिरफ्तार किए। इसके अलावा यहाँ से उन्हें ले जा मुंबई पुलिस जो है छत्तीसगढ़ से लेकर चली गई है। जी ठीक है जयदास, विधानसभा में हमने देखा महादेव बैटिंग ऐप का मुद्दा काफी गरमाया रहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक भी आज पहुंची। एक संक्षेप में एक सवाल, क्या इसका असर लोकसभा चुनाव में होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, या किसी तरह कुछ इसका मुद्दा भी छाया हुआ है वहां पर? संक्षेप में जो चुनाव है उसमें देखा जा सकता है कि अभी जिस तरीके के छत्तीसगढ़ में माहौल है, तो महादेव बैटिंग ऐप का ऐसा अभी कोई असर यहाँ नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से ब्यूरोक्रेट और चुनाव के मुद्दे बहुत काफी अलग हो सकते होंगे, लेकिन विधानसभा में हमने देखा ये मुद्दा काफी छाया हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया जयदास इस तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ 2 बजे दोपहर की 5 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।